तो सवाल सबसे बड़ा यही बना हुआ है कि आखिरकार तमाम सख्ती के बावजूद रैगिंग रुकती क्यों नहीं। छात्र लगातार प्रताड़ित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार रैगिंग के मामले सामने आ रहे हैं। रतलाम में भी रैगिंग के नाम पर छात्रों पर थप्पड़ों की बरसात हुई है। देखिए, सीनियर्स का सितम जूनियर्स पर बेरहम, थप्पड़ों की बरसात, कतार में क्लास, हॉस्टल में गुंडागर्दी, रैगिंग रुकती नहीं। कतार में सिर झुकाकर खड़े स्टूडेंट और इन पर थप्पड़ बरसाते सीनियर्स। रैगिंग के खिलाफ तमाम सख्ती के बाद भी एमपी में रैगिंग पर लगाम नहीं लग रही। रैगिंग के नाम पर सीनियर जूनियर्स को प्रताड़ित कर रहे हैं। रतलाम में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां सरकारी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में छात्रों के साथ रैगिंग की गई। रैगिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि जूनियर कैसे कतार में खड़े हैं और सीनियर्स इनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। जूनियर छात्रों के साथ मारपीट कर रहे हैं, थप्पड़ बरसा रहे हैं। इतना ही नहीं, रैगिंग की शिकायत मिलने पर वार्डन अनुराग जैन हॉस्टल पहुंचे तो आरोपी छात्रों ने उन पर भी शराब की बोतलें फेंकी। इस मामले की शिकायत कॉलेज के अनुशासन समिति से की गई है। आरोपी छात्रों की पहचान कर ली गई है। ऐसे में आरोपी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। रैगिंग के खिलाफ यूजीसी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के सख्त निर्देश हैं। इसके बाद भी प्रदेश में रैगिंग जारी है। आंकड़ों पर नजर डालें तो एमपी में साल दर साल रैगिंग के मामले सामने आ रहे हैं। 2020-21 में एमपी में रैगिंग के करीब 50 मामले सामने आए, जबकि 2019 में रैगिंग के 132 मामले सामने आए। रैगिंग के मामलों की संख्या 2018 में 104 थी, जबकि 2017 में रैगिंग के 100 मामले सामने आए। देश के आंकड़ों को देखें तो 2021 में देश में रैगिंग के 511 मामले, जबकि 2020 में रैगिंग के मामलों की संख्या 2019 थी। देश में 1070 रैगिंग के मामले 2019 में आए, जबकि 2018 में रैगिंग के 1016 मामले सामने आए थे। रतलाम से पहले भी हाल के दिनों में एमपी में रैगिंग के कई मामले सामने आए। इंदौर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का बड़ा मामला सामने आया था, जिसमें जूनियर्स को रैगिंग के नाम पर अप्राकृतिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करने, छात्राओं पर अश्लील कमेंट करने के लिए कहने जैसे आरोप लगाए गए। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इससे पहले इंदौर के ही इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया। इसमें रैगिंग से परेशान एमबीबीएस छात्र ने फांसी लगा ली थी। खंडवा के भगवंतराव मंडलोई कृषि कॉलेज में भी रैगिंग का मामला सामने आया। इसमें बीएससी फर्स्ट ईयर के छात्र ने जहर खा लिया था। रैगिंग से तंग आकर छात्र ने खुदकुशी कर ली थी। इस छात्र ने सीनियर्स पर गंदी हरकतें करने का आरोप लगाया था। इसके साथ प्रोफेसर पर भी आरोप लगाए थे। भोपाल के मैनेट में रैगिंग के मामले सामने आए हैं। यहां जूनियर स्टूडेंट्स ने रैगिंग की शिकायत की थी। रैगिंग के ये ऐसे मामले हैं जो सामने आए या जिनके खिलाफ शिकायत की गई, लेकिन रैगिंग के ऐसे भी कई मामले होते हैं जिसमें छात्र शिकायत दर्ज नहीं करवाते। रैगिंग के खिलाफ सख्ती के बाद भी स्टूडेंट्स को प्रताड़ित किए जाने का सिलसिला नहीं थम रहा। रतलाम से सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आंकड़ों के आईने में अगर आप इसे देखें तो लगातार रैगिंग के मामले बढ़ रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश ही नहीं, बाहर भी अगर पूरे देश की बात कर ली जाए, वहां भी रैगिंग के मामले इसी तरीके से हैं। मध्य प्रदेश में रैगिंग के मामले किस तरह के रहे देख लीजिए। 2020-21 में मामले कम हुए हैं, पर रिपोर्ट भी होना कम हुए। और रैगिंग एक ऐसी चीज है जिसमें हम कम होने को लेकर बात नहीं बना सकते। 2020-21 में 50 मामले सामने आए। 2019 में मामलों की संख्या थी 132। 2018 में मामले थे 104 और 2017 में 100 मामले। ये मध्य प्रदेश के आंकड़े हैं। यूजीसी ये कहता है कि जितने मामले पहुंच रहे हैं, जितने मामले रजिस्टर्ड हो रहे हैं, जितने मामले आंकड़ों में दर्ज हो रहे हैं, रैगिंग दरअसल उससे कहीं ज्यादा है। देश में रैगिंग के मामले किस तरह से हैं वो भी जान लीजिए। 2021 में 511 मामले सामने आए, जबकि 2020 में 219, 2019 में 1070 और 2018 में 1016, 2019 में 1070। 1000 से ऊपर ये मामले थे। ये देश के आंकड़े हैं। और एक बार फिर साफ कर दें, यूजीसी का कहना है कि ये मामले तो पहुंचते ही नहीं हैं, रजिस्टर्ड ही नहीं होते। मध्य प्रदेश की घटनाएं देख लीजिए। इंदौर के गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया।
जूनियर्स को अप्राकृतिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करने के आरोप लगे। छात्राओं पर अश्लील कमेंट करने के लिए उन्हें दबाव डाला करते थे सीनियर। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इससे पहले इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया। एमबीबीएस के छात्र ने फांसी लगा ली थी। कॉलेज कैंपस में बने हॉस्टल में यह छात्र रहता था। रैगिंग से परेशान होकर इसने जान दे दी। खंडवा लिए चलते हैं। खंडवा के भगवंत राव मंडलोई कृषि कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया। बीएससी फर्स्ट ईयर के छात्र ने जहर खा लिया। रैगिंग से तंग आकर जान दे दी। इसके जेब से सुसाइड नोट मिला था। सीनियर्स पर गंदी हरकतें करने का आरोप इसने लगाया। सीनियर्स के साथ साथ प्रोफेसर का नाम भी इसमें था। ये रैगिंग के वो मामले हैं जो पहुंचे, जो सबके सामने आए। एक और खास बात कि रैगिंग के मामलों में जो स्थानीय प्रबंधन है, जो कॉलेज प्रबंधन है, उस पर भरोसा कम है पीड़ितों का। सीधे रिपोर्ट दिल्ली जा रही है। तो ये इस तरह से मामले मध्य प्रदेश में लगातार रैगिंग के मामले बढ़ते हुए। रंजना हमारी सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़ रही। रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना आपको नजर आ रही होंगी। रंजना, हम अभी आंकड़े दिखा रहे हैं। ये सही है, कहने को कहा जा सकता है कि रैगिंग के मामलों में कमी आई है, पर दरअसल रैगिंग ऐसी चीज है कि हम कमी आने को अपनी उपलब्धि नहीं बता सकते। रंजना। जी ललित, बिल्कुल जैसा आपने जिक्र किया कि कमी आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि कमी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। लेकिन अगर जो रैगिंग के बिल्कुल कम आंकड़ों की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि 2 सालों से जब कोविड था तो जरूर कॉलेज नहीं खुले, और ऐसे में जब स्टूडेंट्स ही कॉलेज नहीं पहुंचे तो रैगिंग कहां से होगी। लेकिन इससे पहले के सालों की अगर बात कर ली जाए, चाहे 2017-18 की, और अभी जिस तरीके से कॉलेज खुले हैं साल 2022 में, और कॉलेजों के खुलने के साथ ही लगातार जो रैगिंग के मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। चाहे वो राजधानी भोपाल के कॉलेजों की बात कर ली जाए या फिर उच्च शैक्षणिक संस्थानों की बात कर ली जाए, लगातार जो सीनियर्स हैं वो अपने जूनियर्स के साथ रैगिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस तरह की जो शिकायतें हैं वो लगातार एंटी रैगिंग सेल में भी लगातार दर्ज कराई जा रही, जांच पड़ताल भी कराई जा रही है। लेकिन ललित, इससे पहले ये भी कहा गया था कि एंटी रैगिंग कानून के तहत अगर जो छात्र छात्राएं हैं वो रैगिंग करते हुए दोषी पाए जाते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी जो सजा है वो दी जाएगी, जिसमें इनको आर्थिक दंड भी होगा और इसी के साथ ही 3 साल की जो सजा है वो भी दी जाएगी। लेकिन लग रहा है कि इस तरह के जो कानून है वो भी शायद प्रभावी नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। और यही वजह है कि लगातार आप देखें कि जो मेडिकल कॉलेज हो या फिर जो इंजीनियरिंग संस्थान है, वहां पर लगातार इस तरीके से जो रैगिंग के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये भी है कि या फिर और सख्त कानून बनाने की जरूरत है और कॉलेज प्रबंधन को भी इन रैगिंग के मामलों में और ज्यादा सख्ती बरतने की जरूरत है, ताकि जो स्टूडेंट्स अपने भविष्य को सुधारने के लिए और भविष्य को संवारने के लिए कॉलेज में पहुंचते हैं, वहां पर ऐसे रैगिंग के मामले उनके भविष्य को बर्बाद करने के लिए एक बड़ा कदम भी साबित होते हैं। क्योंकि अभी हमने देखा ललित कि काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि रैगिंग के चलते इतना ज्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाते हैं कि उन्होंने आत्महत्या जैसे कदम भी उठाए। ऐसे में अब न सिर्फ कॉलेज प्रबंधन को बल्कि जो उच्च शैक्षणिक संस्थान है और जो एंटी रैगिंग कानून के तहत जिस तरीके से कानून बने उनको और ज्यादा सख्त होने की जरूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को लेकर लगातार जो निर्देश है वो भी दिए थे और फटकार भी लगाई थी कि शायद ये जो कानून है इनका सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। और यही वजह है कि लगातार इस तरीके से जो छात्र हैं वो पूरी तरह से निडर और बेखौफ यहाँ पर रैगिंग को लेकर नजर आ रहे हैं। ऐसे में सख्ती बरतने की जरूरत है और अगर इस तरीके के मामले जिस भी कॉलेज से आ रहे हैं तो उस कॉलेज प्रबंधन और कॉलेज की मान्यता निरस्त करने की भी जरूरत होगी, ताकि आगे इस तरीके के मामलों पर लगाम जरूर लगाई जा सके। ललित, एक और खास बात रंजना जो पिछले 2 मामलों में खास तौर पर नजर आई है, चाहे वो रतलाम का मामला हो या इंदौर के एमजीएम का वो मामला हो, जो लोकल प्रबंधन है या कॉलेज प्रबंधन है उस पर पीड़ित छात्रों का भरोसा नहीं है। शिकायत सीधे दिल्ली की जा रही है और दिल्ली से ईमेल की शक्ल में कॉलेज प्रबंधन को ही पता चल रहा है। रंजना,
जी ललित, इसकी दो बड़ी वजह है। पहली तो यही है क्योंकि पारदर्शिता तरीके से जांच पड़ताल की जाए और ये शायद नहीं हो पाती है, जो कि स्थानीय स्तर पर अगर देख लिया जाए, क्योंकि साफ तौर पर ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अगर जो रैगिंग करते हैं सीनियर्स जूनियर की, तो ऐसे में इन मामलों को लेकर कॉलेज की जो मान्यता है वो भी रद्द होनी चाहिए। ऐसे में जो प्रबंधन है, स्थानीय कॉलेज प्रबंधन, उनको इस बात का भी डर रहता है कि अगर इस तरीके से उन्होंने कार्रवाई की और जिस तरीके से वीडियो और जो चीजें हैं साफ तौर पर जिनमें देखा जा रहा है कि उन्होंने रैगिंग की है, तो कॉलेज और पूरा जो प्रबंधन है वो यहाँ पर दोषी होता हुआ नजर आ रही कि आखिर कहाँ कमी रहेगी, क्योंकि हॉस्टल्स में कहाँ पर जो निगरानी है वो नहीं की जा रही, या फिर जो वार्डन है उनके द्वारा निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह की जो कमियां हैं वो जरूर आएंगी और शायद सख्ती नहीं बरती जा रही है। और यही वजह है कि जो स्टूडेंट्स है उन्होंने सीधा दिल्ली में हाई अथॉरिटी को ही शिकायत की है, ताकि ऐसे मामलों पर जब प्रूफ उनके पास होंगे, वीडियो उनके पास होंगे, तो इस पूरे मामले को लेकर जो पारदर्शिता तरीके से जो जांच पड़ताल है वो की जाएगी और सीनियर्स जिनके चेहरे वीडियो में साफ तौर पर दिख रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि अभी जिस तरीके से ये जो रैगिंग का मामला सामने आया है, आने वाले दिनों में जो दूसरे जूनियर्स स्टूडेंट हैं उनको रैगिंग का शिकार ना होना पड़े। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि पारदर्शिता तरीके से जांच पड़ताल हो और उसके बाद अगर जांच में जो स्टूडेंट्स हैं वो रैगिंग करते हुए दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कड़ी सजा का जो प्रावधान है वो भी किया जाए। और यही वजह है कि अब इस देखा जा रहा है कि लगातार जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि पीड़ित छात्र हैं, वो सीधा हाई अथॉरिटी को शिकायत कर रहे हैं ताकि इस पूरे मामले में सजा जरूर उनको मिल सके। ललित, बिल्कुल रंजना, और जब रंजना ये जानकारी दे रही हैं, हमारे सहयोगी प्रतीक ने भी अपडेट किया है कि इस मामले को लेकर विश्वास सारंग जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि रैगिंग कहीं भी कैसी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, मामले की जांच के बाद सख्त कार्रवाई होगी। एक और बात उन्होंने कही है कि सिर्फ वीडियो से सारी घटना की सच्चाई नहीं जानी जा सकती, ये कहना है विश्वास सारंग का। रतलाम मेडिकल कॉलेज, वहीं से दरअसल ये पूरा मामला निकला है और इसके बाद ये बयान उनका चिकित्सा शिक्षा मंत्री का आया है। रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं और रंजना का बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम अपडेट्स के लिए। और अब खबर सूरजपुर से, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। यहां इमलीपारा में सड़क न होने पर ग्रामीण खाट पर लादकर मरीज को ले जाने को मजबूर थे, लेकिन अब शासन प्रशासन ने सुध ली है। शासन से लेकर प्रशासन तक सब मुस्तैद, सड़क निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की तैयारी। ये तस्वीरें सूरजपुर की हैं। यहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। यहां इमलीपारा में सड़क न होने से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। ग्रामीणों को अस्पताल ले जाने के लिए खाट का सहारा लेना पड़ता है। खाट पर मरीज को अस्पताल ले जाने की खबर दिखाए जाने के बाद शासन प्रशासन हरकत में आया और जनप्रतिनिधियों के साथ ही अधिकारियों ने इलाके का दौरा किया। संसदीय सचिव और भटगांव विधायक पारसनाथ राजवाड़े के साथ जनपद अधिकारियों ने आनंदपुर पंचायत के इमलीपारा का निरीक्षण किया और रोड का जायजा लिया। ग्रामीण सालों से सड़क का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब ग्रामीणों को सड़क निर्माण की उम्मीद जागी है। वरुण राय, न्यूज 18, सूरजपुर। और सहयोगी वरुण इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, खबर का बड़ा असर, कब तक मिल पाएगी सड़क? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो 4G ब्लॉक क्षेत्र है, बहुत से यहाँ दूरस्थ क्षेत्र हैं और वर्षों से यहाँ जो ग्रामीण है इनकी स्थिति ऐसी होती है, क्योंकि और ये जो आनंदपुर का जो इमलीपारा जो क्षेत्र है, 300 से ज्यादा परिवार हैं जो पंडो जनजाति से हैं और वर्षों से 4 किलोमीटर तक सड़क अभाव के कारण जब गर्भवती महिला हो या फिर मरीज हो, ऐसी तस्वीरें सामने आती है, खाट पे लेकर जाया जाता है। और जब न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया किस तरह से महिला जो उसे खाट पर ले जाया गया, 4 किलोमीटर तक ग्रामीण मशक्कत करते हुए खाट पे ले जाकर उसका इलाज कराया। महिला तो बच गई थी, लेकिन जिस तरह से प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में जिला प्रशासन आया और सुध लेने के लिए टीम पहुंची। वहां पर जनपद पंचायत अधिकारियों की एक टीम बनाई गई और साथ ही जो स्थानीय विधायक हैं, भटगांव विधायक जो संसदीय सचिव भी है पारसनाथ राजवाड़े, वो खुद मौके पर पहुंचे
जो अधिकारी है उन्होंने पूरा सड़क का नाप जोख कर लिया, निरीक्षण कर लिया है, कितने की लागत होगी, कब तक ये सड़क बन पाएगी, इसका पूरा तय किया जा रहा है। और जिला प्रशासन फिलहाल दावा कर रहा है कि कम से कम इस बरसात में ही इस सड़क का निर्माण कर दिया जाएगा और जो पंडो जनजाति बहुल क्षेत्र है यहाँ सड़क की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। ऐसे में संसदीय सचिव भी जब पहुंचे वहां पर तो ग्रामीणों को वो भी आश्वस्त दिलाते नजर आए कि जल्द ही इस सड़क का निर्माण करके ग्रामीणों को ऐसी स्थिति का दोबारा सामना न करना पड़े, इसका आश्वासन दिया है। जी दिल्ली जी। और वरुण, लोगों का कुछ रिएक्शन मिल पाया क्या? कुछ लोगों का कहना है सालों पुरानी ये मांग उनकी है, हालांकि अब तक वो सुनाई नहीं पड़ी थी जनप्रतिनिधियों को, न्यूज 18 ने दिखाया और तब उनके कानों पर जू रेंगी है। क्या कुछ लोगों का रिएक्शन? जी देखिए, जैसा की बात है, वर्षों से इस मुसीबत का सामना करते आ रहे थे कि चाहे स्वास्थ्य की सुविधा हो, केवल सड़क के न होने के कारण उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय बनी हुई थी। लेकिन अब जब खुद संसदीय सचिव पहुंचे और अधिकारियों की टीम पहुंची है तब उनकी एक आस जगी है और शायद जो लंबे इतने सालों के वर्षों से वो इंतजार कर रहे थे, अभी वो इस आश्वासन में बैठे कि शायद अब ये सड़क का निर्माण हो सकेगा, इसी आश्वासन में बैठे हुए हैं। लेकिन निर्माण कब तक पूरा हो पाता है ये तो देखने वाली बात होगी। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण इस तमाम जानकारी के लिए। नीमच में स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी पोस्ता दाना मंडी के व्यापारी हड़ताल पर हैं। अब इसका असर पोस्ता दाना की नीलामी पर पड़ रहा है। पिछले एक सप्ताह से नीमच मंडी में पोस्ता दाने की नीलामी नहीं हुई। हड़ताली व्यापारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती तब तक हड़ताल चलेगी। पोस्ता व्यापारी काफी लंबे समय से धोलापाली लाइसेंस की मांग कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि लाइसेंस नहीं होने की वजह से उन्हें आए दिन पुलिस और आबकारी विभाग वाले परेशान करते हैं, क्योंकि पोस्ता दाना की छनाई के बाद जो डस्ट निकलता है वो मादक पदार्थ की श्रेणी में आता है। व्यापारी इस डस्ट को नष्ट करते हैं, बावजूद इसके पुलिस और आबकारी विभाग इन्हें परेशान करता है। दूसरे विभाग हैं जिनमें ये है कि हमें छनाई और इसकी अनुमति नहीं है और इसके संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ व्यापारियों के यहाँ शायद किसी डिपार्टमेंट ने उनके यहाँ छानबीन करी थी, तब से सभी लोग संगठित होकर उन्होंने लिख के दिया है कि हम सर हमारी समस्याओं का निराकरण जब तक शासन स्तर से प्रशासन स्तर से नहीं हो पाएगा हम पोस्ता क्रय नहीं कर पाएंगे। तो इस संबंध में वो चर्चा भी कर रहे हैं, उनकी और अन्य भी कई जगह चर्चा चल रही हैं। हमने किसान भाइयों को समाचार पत्रों के माध्यम से, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से, अन्य आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से भी सूचित कर दिया गया है कि अभी लाइसेंस की, धोलापाली लाइसेंस की मांग की जा रही है। पोस्ता दाना मंडी में व्यापारियों की हड़ताल है। आरोप इनका यह है कि आबकारी और पुलिस विभाग इन्हें परेशान करते हैं। दरअसल मामला चूंकि पोस्ता दाना से जुड़ा हुआ है, इसमें जो बाई प्रोडक्ट भी निकलते हैं, इस पूरे चक्र में जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं वो भी मादक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। यही वजह है कि व्यापारी ये चाहते हैं कि अब प्रशासन के स्तर पर उन्हें ये धोलापाली लाइसेंस मिल जाए ताकि पुलिस और आबकारी विभाग उन्हें परेशान न करे। जिला पंचायत सरकार बनाने का चुनाव खत्म हो गया। इस दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। इसे लेकर सियासत भी गर्म है। कल भोपाल जिला पंचायत दफ्तर के बाहर जमकर बीजेपी कांग्रेस में विवाद हुआ। विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह को लेकर एक पत्र भी सोनिया गांधी को लिखा है। सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे पंचायत निकाय और जिला पंचायत चुनाव खत्म हो गए, लेकिन इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस में बार पलटवार जारी है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भोपाल दफ्तर के सामने जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेता यहां जमे रहे। दिग्विजय सिंह की पुलिस वाले के साथ विवाद की तस्वीर आते ही मंत्री विश्वास सारंग ने सोनिया को पत्र लिखकर दिग्विजय सिंह को गुंडा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की मांग कर दी। आज मैंने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी को पत्र लिखा है और मैंने उन्हें यह आग्रह किया है, क्योंकि दिग्विजय सिंह की आदत है गुंडागर्दी करने की। कांग्रेस की संस्कृति है गुंडागर्दी करने की। कांग्रेस लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार करना चाहती है।
इसलिए मैंने आज सोनिया गांधी को पत्र लिखा है कि दिग्विजय सिंह को गुंडा कांग्रेस का, गूंड कांग्रेस का अध्यक्ष बना देना चाहिए। इसके बाद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर हमलावर हुए और कहा कि ये नेता महात्मा गांधी के कांग्रेस के खत्म करने की बात को साकार कर रहे हैं। ये दरअसल गलती कमलनाथ जी की नहीं है, ये आपातकाल की कोख से जितने लोग नेता जन्मे हैं ना, वो सब इसी तरह के ग्राम स्वराज, पंचायत सरकार पर ये सब इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। और ये जो महात्मा गांधी जी का सपना था ना कि अब कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, ये बस वही काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। वहीं बीजेपी पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर जिला पंचायत सदस्यों को 1-1 करोड़ में खरीदने का आरोप लगाते हुए विश्वास सारंग के आरोपों पर कहा कि अगर आपको धमकी दी या बदतमीजी की तो थाने में जाकर मामला दर्ज कराइए और दिग्विजय सिंह को गिरफ्तार कराइए। वो कल तो कह रहे थे कि जान से मारने की धमकी दी, तो एफआईआर क्यों नहीं करा रहे हैं? भाई एफआईआर कराएं और उनको दिग्विजय सिंह जो गिरफ्तार करें। कांग्रेस के 4 को किडनैप कर लिया सीएम हाउस में, धमकियां दी गई और 1-1 करोड़ रुपए सबको दिए हैं। कांग्रेस कहती है टेंडर वोट की बात। छिंदवाड़ा में आप देख लें, नीलिमा पाटिल जी दलित महिला हैं, उनको चुनाव लड़ने से वंचित किया, वहां भी टेंडर वोट उन्होंने डलवाए। अब जब हार हो गई है तो हार को स्वीकार करना चाहिए। हार के बाद इस तरह से इस तरह के अनर्गल आरोप लगाना ये कांग्रेस की आदत में शुमार है। सत्ता का सेमीफाइनल खत्म और अब मिशन 2023 के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी है। सियासत के शतरंज पर शह और मात का खेल जारी है। भोपाल से न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट। न्यूज़ 18 नेटवर्क और ट्रू कॉलर दिल्ली पुलिस के साथ #It'sNotOK रन टू एम्पावर का आयोजन कर रहा है, जिसका मकसद है उत्पीड़न का सामना करने वाली महिलाओं को #CallItOut करने के लिए प्रेरित करना। यह संदेश दूर दूर तक फैलाना है कि सार्वजनिक स्थान और समाज में महिलाएं अपनी जगह बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। यह एक आइकॉनिक रन है। इट्स नॉट ओके जीपीएस मैप आर्ट का इसके जरिए निर्माण किया जाएगा। इस रन को नई दिल्ली के नेहरू पार्क से 5 बजे सुबह फ्लैग ऑफ किया जाएगा। 31 जुलाई को जो तमाम रीजनल चैनल हैं न्यूज़ नेटवर्क 18 के, वो इसे दिखाएंगे। तो आप सब हमारे साथ जुड़ें और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।